नमस्कार, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। आपको अच्छी तरह याद होगा कि पहले डीएमके में जो मुख्यमंत्री बने थे एम करुणानिधि 1967 में मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट करी थी कि वो साउथ के बड़े नेता बनना चाहते थे। इसलिए वो डिनर पे साउथ के लोगों को भी बुलाते थे, सोनिया गांधी को भी बुलाते थे, कई लोगों को अपने साथ लेके चलते थे। पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए एम के स्टालिन ने भी वही किया है कि अपने साथ अपने लोगों को बुलाया है ब्रेकफास्ट की टेबल पे। एक मीटिंग बुलाई है जिसमें साउथ के चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी, उसके साथ ये ममता बनर्जी और ओडिशा के जो सीएम है, जो भाजपा के से हैं, उनको भी बुलाया है ताकि इनको अब कोई नया मुद्दा मिल नहीं पा रहा है। तो यही मुद्दा हो कि टी लिमिटेशन ये लिया है। तो बंगाल में कुछ खास असर होना नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी उतना कुछ करेंगी नहीं, क्योंकि जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, अगर उस पर ट्राई करेंगे तो हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। इसलिए पहले सिंगुर विवाद में उनको फायदा हुआ था, लेकिन अब हो सकता है कि जनता उतना डिलिमिटेशन में इंटरेस्ट ना ले। और रही बात ये डिप्लोमेसी की, पहले जब करुणानिधि ने ये चीज़ की थी तब जो रीजनल पार्टीज थी उनका राइज हो रहा था। 1967 में कांग्रेस टूटी थी, तमिलनाडु में हार गई थी, 80s में आंध्र में हारी थी, यूपी से साफ हो गई थी, बिहार से 80s के बाद साफ हो गई थी। तो जो रीजनल पार्टी थी उनका दबदबा हो रहा था। एम के स्टालिन जब जीते हैं तो बाजू के राज्य में तेलंगाना में एक रीजनल पार्टी हार चुकी है, दूसरी रीजनल पार्टी आंध्रा में भी हार चुकी है जगन रेड्डी की, और बीजू जनता दल भी हार चुकी है ओडिशा में। और इसी तरह से कई जगह राज्यों में एनसीपी, मनसे और बहुत सारी रीजनल पार्टीज हार चुकी है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी वो भी हार चुकी है। अकाली दल का भी एकदम क्षय पे चल रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार चुकी है। बसपा का भी क्षय हो चुका है और हो सकता है आगे आरजेडी का भी इसी तरह से हालत हो। तो ये कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इनको समझना होगा कि कोई इनके लिए नया नैरेटिव, कुछ ऐसा नया परसेप्शन इनको क्रिएट करना पड़ेगा। हर चीज़ हिंदी से जोड़ देना या केंद्र से लड़ाई कर लेना से वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये मास्टर स्ट्रोक लग जाए, हो सकता है ये ब्लेंडर हो जाए। अभी करुणानिधि जो थे वो बहुत बढ़िया नेगोशिएटर थे। वो किसी को भी अपने साथ लाके विपरीत विचारधारा के भी व्यक्ति को कन्विंस कर लेते थे। ऐसा एम के स्टालिन में अब तक तो नहीं देखा गया। अगर ये चीज़ करके इनके साथ हो जाता है तो ये बहुत बड़े नेता उभर के आ सकते हैं। आप लोगों को याद होगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बोला था, पेरियार पे कमेंट किया था। ये तमिलनाडु के एक नेता हैं जिन्होंने तमिल भाषा के बारे में बुराई करी थी। एक टाइम पे पेरियार के बारे में अगेंस्ट में अगर आप कुछ बोलते थे तो तमिलनाडु में दंगे भी हो सकते थे, लेकिन इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन वो समझने लायक था। तो आप समझ सकते हो कि अब वो एंटी हिंदी राजनीति नहीं चलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी हिंदी राजनीति करोगे तो आप हो सकता है अपना ही रिलेवेंस खो दो। इसलिए आपको समझना होगा कि जो 60s में, 70s में, 90s तक चलता था वो आज नहीं चलता है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज को उतना ही प्रमोट करना है, तो जैसे आपने संस्कार भारती से संस्कृत को प्रमोट करने की कोशिश की गई है, वैसे ही आप भी कोई वेबसाइट निकालो, यूट्यूब चैनल निकालो, उसे प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उससे जुड़ पाएँ। ऐसे एक इनिशिएटिव लीजिए, जैसे बीबीसी, क्या बीबीसी लर्निंग इंग्लिश चलता है, वैसे ही आपको तमिल का कुछ निकालो ऑफिशियली। ये अब ऐसा नहीं होने वाला है कि आप बस तमिल राइट पर ही वोट मांगोगे और आपको मिल जाएगा, या डिलिमिटेशन पे वोट मांगोगे सिर्फ उसी पे होगा, कुछ परसेंट ऑफ वोट मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसी मुद्दे पे वोट नहीं मिल सकता। आपको नया नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। और इतने सालों में डीएमके ने कुछ तो किया होगा जिसपे वो वोट मांग सके, क्योंकि तमिलनाडु में कभी भाजपा की सरकार तो रही नहीं थी, और चेन्नई जितना विकसित है उतना बिहार में पटना भी विकसित नहीं हुआ है।
जितनी साफ़-सुथरी सड़कें हैं, जितना बढ़िया उन्होंने बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे वोट माँग सकते हैं। गरीब जो किसान है, उसकी क्या है कंडीशन है, उस पर वोट माँगा जा सकता है। और भी कई मुद्दे हो सकते हैं। पिता की विरासत पे भी वोट माँगा जा सकता है, अगर कुछ लीगेसी होगी जो 60 प्लस लोग होंगे, उस पर वोट डाल देंगे। अब कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए भाजपा वाले भी ज़ोर-शोर से आ रहे हैं। हो सकता है ये इलेक्शन में नहीं जीत पाएँ, लेकिन उसके अगले इलेक्शन में अन्ना-मलाई कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो राजनीति में समय लगता है, पेशेंस लेवल होना ज़रूरी है। ये इन्हें संगठन को बताना होगा कि कैसे उनको नैरेटिव बनाना है, कैसे फिर से लोगों से जुड़ाव रखना है। विपक्ष के नेताओं के साथ भी और जो ग्राउंड पे लोग हैं, अपने कार्यकर्ता भी, अपने लोग भी, उनके साथ भी बाप-बेटे दोनों को ही मिलके चलना पड़ेगा, चाहे एम के स्टालिन हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो। दोनों पार्टियाँ एआईएडीएमके, डीएमके द्रविड़ राजनीति से आई थी। दोनों के पास सेम टाइम पे नेता नहीं थे। हम करुणानिधि का भी देहांत हो गया और जयललिता का भी देहांत हो गया। लेकिन करुणानिधि ने अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दी थी, इसलिए थोड़ा वो पार्टी बच गई। लेकिन एआईएडीएम के पास अब कोई नेता बचा ही नहीं, इसलिए उसका स्पेस तो भाजपा वाले कभी ना कभी ले ही लेंगे। अब देखना ये है कि डीएमके के साथ एक और ध्रुव बन गया है, जो कि है जोसेफ विजय का। अब जोसेफ विजय अगर इनके वोट काट देते हैं, तो एक फ़ायदा भाजपा को होता है, क्योंकि जहाँ पर भी त्रिकोणीय संघर्ष होता है, वहाँ पे कहीं न कहीं भाजपा फ़ायदा ले लेती है। एक टाइम पे इनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगे थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में। ए राजा जो थे, वो डीएमके से ही थे। किंतु इसमें फिर कुछ निकला नहीं, क्योंकि हर घोटाले से सेटलमेंट जैसे पहले होते थे, वैसे अभी भी हो जाते हैं। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, हर चीज़ को दबा दिया जाता है। चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोई सा भी घोटाला हो। डिलिमिटेशन में तमिलनाडु में अगर कुछ इम्पैक्ट होना है, तो जनता भी उसके साथ जुड़ेगी। अगर ये एक फर्जी मुद्दा है, तो उसमें तो उसका कुछ असर होना नहीं है। मेरे हिसाब से पॉपुलेशन के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका तर्क भी यही है कि जिन्होंने लागू किया है, उनको ही सज़ा दी जा रही है, और यूपी बिहार ने वैसे लागू नहीं किया है, कुछ हद तक लागू किया है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो डिलिमिटेशन में इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए तमिलनाडु को। यदि क्योंकि पहले जो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, तो सारे यूपी बिहार के ही लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी यहाँ पे। बिज़नेस भी बाहर के ही लोग करेंगे। सब कुछ बाहर के ही लोग करना है, तो कम से कम इनको ये तो दे दिया जाए, सीटें तो दे दिए जाएँ ज़्यादा। क्योंकि साउथ के राज्यों में बाहरी लोग ही सब जगह जाएँगे। बिहारी होंगे, यूपी के होंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एक हद तक ही बढ़ी है, उतनी वैसे नहीं बढ़ी है जैसे बिहार में बढ़ी। तो इनके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए डिलिमिटेशन में, पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बेसिस ये होना चाहिए कि कौन कितना डेवलप हुआ है, किसने कितना दिया है, कितना जीडीपी में आप कंट्रीब्यूशन किया है, वो होना चाहिए। तमिलनाडु जो है बहुत बढ़िया है, ओला की फैक्ट्री लगी है उसमें, जोहू नाम की कंपनी है, और भी कंपनियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक हब है एक तरीके से तमिलनाडु। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हर स्टेट्स में होते हैं। इसके लिए आपको डिलिमिटेशन में इनको इनकी सीट कम नहीं करनी चाहिए। इनकी सीटें भी वैसे ही बढ़ानी चाहिए जैसे बिहार की बढ़ती है। अगर बिहार की सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी और तमिलनाडु की कम बढ़ती है, तो फिर ये अनफेयर रहेगा तमिलनाडु के साथ। जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का पूरी तरह से लागू किया साउथ वालों ने, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर बिहार की सीटें बढ़ रही हैं, तो तमिलनाडु की भी उसी रेशियो में बढ़नी चाहिए, या बल्कि उससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए। क्योंकि ये जो दक्षिण के राज्य हैं, महाराष्ट्र के साथ-साथ महाराष्ट्र है, इन्होंने जीडीपी में कई गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, बिहार के कंपैरिज़न में, झारखंड के कंपैरिज़न में। तो यह ज़रूरी है कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। यदि यह होता है, तो फिर चुनाव में मुद्दा बनेगा, और फिर भाजपा का जो मिशन तमिलनाडु है, वो नहीं हो पाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।